कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, तू ना आया तेरे पैगाम बराबर आए। दोस्तों एसएससी सीजीएल का भी बिल्कुल यही हाल है। पैगाम बराबर आते रहे लेकिन फॉर्म नहीं आए, और अब फॉर्म आए हैं तो आपको प्री के लिए सिर्फ 2 महीने का समय दिया है। दोस्तों एग्जाम एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है, और जो बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाह रहे थे, या जिन्होंने विचार किया था, या जो पिछली बार फेल हो गए थे और जो इंतजार कर रहे थे वैकेंसी आने का, आपका इंतजार अब खत्म हुआ है। पेपर दोस्तों आपका अगस्त के महीने में होना निर्धारित हुआ है। मैं एक एक चीज आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ कि कौन सी चीज कब होने वाली है, आपका प्री पेपर कब होगा, मेंस कब होगा, और भिन्न भिन्न पदों की जानकारी दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ कि एसएससी के जो डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में कितनी कितनी वैकेंसी है। इस चीज की हम एक वीडियो अलग लेकर आएंगे दोस्तों। यहाँ पर फिलहाल एक एक्यूमुलेटेड डेटा हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में आपकी रैंक को बनाने के लिए, एक आइडिया देने के लिए काफी होगा। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए हम समझ लेते हैं कि नोटिफिकेशन में एसएससी ने में क्या क्या भरोसा है। दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन जारी हो गया है, और नोटिफिकेशन में आपको फॉर्म फिल करने के लिए 9 जून से 4 जुलाई तक की डेट निर्धारित की गई है। और एसएससी का जो पहले पैटर्न हुआ करता था 2021-22 से पहले, कि एसएससी फॉर्म निकाल देती थी और डेट बढ़ा देती थी, वो दोस्तों चीजें अब खत्म हो गई हैं। एक बार ये एसएससी फॉर्म निकालती है और जो डेट दे देती है टेंटेटिव, वही उसकी अंतिम तिथि होती है। तो आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें और फॉर्म अभी से ही फिल कर दें। और इसका एक कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं एग्जाम सेंटर मिलने के भी चांस होते हैं जहां फिल करते हैं। तो फॉर्म फिल करने की है दोस्तों 9 जनवरी कल से शुरुआत हो चुकी है, और आने वाले 4 जुलाई तक ये चलने वाली है। और आप अगर देखेंगे तो दोस्तों इसमें इस क्लियरली मेंशन करा गया है कि आपको डेट ऑफ विंडो करेक्शन की जो डेट खुलेगी वो 9 तारीख को खुलेगी, 9 जुलाई को, और 11 जुलाई तक चलेगी। तो 2 दिन आपको यहाँ मिलने वाले हैं, यानी कि 3 दिन मिलने वाले हैं, 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख। आप कोशिश कीजिए कि पहली बार में ही दोस्तों आपका पेपर, ये फॉर्म एक बार में ही क्लियर हो जाए, ताकि आपको करेक्शन विंडो पर ना जाना पड़े और खामों का एडिशनल फीस आपको ना देनी पड़े। यदि आप एग्जाम प्री पेपर की बात करेंगे तो 13 अगस्त से शुरू होंगे और 30 अगस्त तक जाएंगे। ये एसएससी को लगी हुई बीमारी दोबारा चलने वाली है, वही नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन दोस्तों हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इंतजार के कि ये कब खत्म होगा, कब भारत सरकार के पास इतने रिसोर्सेज होंगे कि ये वनडे में इस एग्जाम को क्लियर कराएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि आप 13 अगस्त, आज दोस्तों 10 तारीख है और अभी 13 तारीख आने में 2 महीने शेष है, 60 दिन का विषय, 60 दिन का समय है। इस 60 दिन के समय में हम प्री की तैयारी कैसे करने वाले हैं और मेंस की तैयारी किस तरीके से आपको करनी चाहिए, इसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन हम देंगे। आप इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिए। और यदि आप बात करेंगे सीजीएल मेंस की, तो दिसंबर 2025 में निर्धारित किया गया है, अर्थात दिसंबर 2025 से तो पहले पेपर ये होगा नहीं। और ये भी इन्होंने क्लियर नहीं करा कि एक शिफ्ट में पेपर होगा या 2 शिफ्ट में पेपर होगा, लेकिन ये एसएससी के चेयरमैन साहब के द्वारा एश्योर करा गया है कि ये एसएससी सीजीएल का मेंस जो पेपर होने वाला है वो सिंगल डे में होने वाला है। ऐसा खबर सुनने में आई थी। अब ऐसा होगा नहीं होगा या दोस्तों वक्त बताएगा। यदि आप कोई इंफॉर्मेशन या कोई भी आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप इस टोल फ्री नंबर पर एसएससी के हेडक्वार्टर फोन करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम देख लेते हैं कि एसएससी के डिपार्टमेंट्स में कौन कौन सी वैकेंसी किस किस एज तक है। तो मेनली जो लेवल 7 की नौकरी होती है दोस्तों, देखिए लेवल 7 ये लेवल क्या है, गवर्नमेंट ने पदों को दोस्तों लेवल के आधार पर कैटेगराइज कर रखा है। लेवल 1 की सबसे छोटी नौकरी होती है, जो आप अगर देखते हैं तो एमटीएस की नौकरी कहलाती है, मल्टीटास्किंग सर्विस दोस्तों लेवल 1 की नौकरी होती है। उससे ऊपर अगर आप देखेंगे फिर लेवल 2 की आती है, लेवल 3 की आती है, लेवल 4 की आती है, लेवल 5 की होती है, लेवल 6, लेवल 7, इसी प्रकार लेवल 18 तक जाते हैं। तो लेवल 1 से शुरू होकर लेवल 18 तक ये पद बनाए गए हैं, और इनको कैटेगराइज करा गया है आपके बेसिक पे के आधार पर। जितने ज्यादा लेवल बढ़ते जाएंगे ये बेसिक पे आपका उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। और दोस्तों आप अगर लेवल 2 की बात करेंगे तो ये यूडीसी होता है, सॉरी एलडीसी होता है, लोअर डिविजनल क्लर्क होता है दोस्तों। लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। तो इसी प्रकार अगर एसएससी सीजीएल की बात करेंगे तो एसएससी सीजीएल में एक डबल ए का पद हुआ करता था, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये कभी भी आ जाते हैं, कभी हटा देते हैं। और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर भी होता है। तो लेवल 7 इसमें फिलहाल दे रखा है। वो लेवल 8 की जॉब होती थी जो डबल ए की होती थी। लेकिन अगर आप बात करेंगे एएसओ की, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, या इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर की, तो ये मेनली लेवल 7 के पद है। उनका बेसिक पे होता है दोस्तों 44,009 से शुरू और 1,42,400 तक जाता है। ये ग्रुप बी की दोस्तों जॉब होती है।
ये सभी ग्रुप बी के। लेवल 7 जितना भी है ये सब ग्रुप बी होता है, लेकिन इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर जो होता है ग्रुप सी में आता है दोस्तों। और अगर आप बात करेंगे एज की, तो एज मिनिमम एज दोस्तों इसकी 20 वर्ष है और अधिकतम एज इसकी 30 वर्ष है। और एज जो काउंट होगी ये 1 अगस्त 2025 तक आपकी एज 30 वर्ष से नीचे अगर कम है तो ही आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अदरवाइज आप एसएससी सीजीएल में लेवल 7 या किसी भी पद के लिए एलिजिबल नहीं है यदि आपकी एज 1 अगस्त 2025 से 1 अगस्त 2025 से पहले ही अगर आपकी एज 30 हो चुकी है। और यदि आप दोस्तों रिजर्व कैटेगरी से हैं, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिजर्वेशन मिलेगा। और यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्ष का एडिशनल रिजर्वेशन मिलेगा। और यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको दोस्तों 10 वर्ष का रिजर्वेशन मिलेगा। तो इसी प्रकार यदि आप एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो एक्स सर्विसमैन में दोस्तों जो सर्विस होती है अगर उसको मैं एक्सक्लूड कर दें तो सपोज कीजिए यदि आप 2021 में सेलेक्ट मतलब 21 वर्ष की आयु में आप सेलेक्ट हुए थे इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में या नेवी में, और आपने 20 साल की सर्विस दी है और उसके बाद आपको 2 वर्ष हो चुके हैं सर्विस से रिटायर हुए, तो आप केवल 2 साल बड़े माने जाएंगे, अर्थात आप 23 साल की आयु में हैं और आप इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक बार हम जनरल आई व्यू देख लेते हैं अपना क्या है कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यदि आप सीएसएस में हैं तो आप 20 से 30 वर्ष की कैटेगरी में आएंगे। और यदि एएसओ इंटेलिजेंट ब्यूरो में है तो उसकी मिनिमम दोस्तों एज 18 वर्ष, अर्थात अगर आपकी 18 वर्ष एज है और आप ग्रेजुएट हैं तो आप एएसओ आईबी में सेलेक्ट हो सकते हैं। इसी प्रकार एएसओ एमए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की बात करें तो ये भी 20 से 30 वर्ष की बात है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की बात करेंगे दोस्तों 20 से 30 वर्ष की बात है। यदि आप इन पदों में देखना चाह रहे हैं दोस्तों तो अपनी चॉइस के आधार पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और किस पद की कितनी इसकी कट ऑफ लगती है ये भी हम आपको आने वाले वक्त में बताएंगे जब पेपर हो जाएगा। तो पेपर होने के बाद ही आपको निर्धारित किया जा सकता है कि भाई आप कितनी रैंक पर कौन सी वैकेंसी लेने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप बात करेंगे सीएसएस की तो इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्री आती है भारत सरकार में, ऑलमोस्ट जितनी मिनिस्ट्री है सभी इसमें आ जाती है, कुछ मिनिस्ट्री को छोड़ते हुए, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को छोड़ते हुए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को छोड़ते हुए और आपका इलेक्शन कमीशन को छोड़ते हुए। यदि आप इंटेलिजेंट ब्यूरो की बात करेंगे तो ये एक अलग ही डिपार्टमेंट है दोस्तों। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी एक अलग ही मिनिस्ट्री है, इसमें भी चुनिंदा वैकेंसी आती है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है ये बिल्कुल अलग मिनिस्ट्री है और सबसे ज्यादा जो तनख्वाह होती है पूरी एसएससी में वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में ही होती है। जब आप दोस्तों विदेश में डेप्यूट हो जाएंगे तो वहां पर आपको एक फॉरेन अलाउंस मिलेगा। फॉरेन अलाउंस लगभग 3 लाख रुपए के आसपास होता है, ये थोड़ा सा और भी ज्यादा हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन एक कंट्रीज पर निर्भर करता है। तो यदि आप एमईए में लगते हैं तो सबसे ज्यादा तनख्वाह आपको एमईए में मिलने वाली है। तो दोस्तों इसी प्रकार आगे भी एएफएचक्यू देखेंगे आप, एयर फोर्स हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में ये भी ग्रुप बी की नौकरी है और 20 से 30 वर्ष इसकी आयु होती है। तो इसी प्रकार अगर आप बात करेंगे इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर की, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ये सीबीडीटी होती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसमें ये ग्रुप सी की वैकेंसी है दोस्तों। केवल ये ग्रुप सी में जो आता है आपका सीबीडीटी का होता है दोस्तों, बाकी सब ग्रुप बी में है। और जो एक्साइज बोल रहा हूँ सॉरी, ये जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, एक्स सर्विसमैन दोस्तों आप एक्स सर्विसमैन सीबीडीटी में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल होते हैं। जो आपको एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट मिलता है उसके आधार पर आप यहाँ पर रिजर्व्ड हैं और इस वैकेंसी को ले सकते हैं। ग्रुप बी में आप दोस्तों जो एक्स सर्विसमैन लोग हैं उनके लिए ग्रुप बी की नौकरी नहीं होती। यदि आप ग्रुप बी की नौकरी लेना चाह रहे हैं तो आपको ग्रेस 1 भी अलग से करनी होगी और आपको अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों आगे भी अगर आप देख पा रहे हैं एक्साइज इंस्पेक्टर है, इसकी एज भी 18 से 30 वर्ष है, ग्रुप बी की नौकरी है। अगर आप देखेंगे असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, ये डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का हिस्सा है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है और इसकी एज भी दोस्तों 18 से 30 वर्ष है। तो ये भिन्न भिन्न पद हैं दोस्तों जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं। और यदि आप इसी प्रकार देखेंगे तो लेवल 6 के कुछ पद हैं। लेवल 6 में दोस्तों अगर आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ असिस्टेंट होते हैं, कुछ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भी होते हैं जो एज तो 18 से 30 वर्ष की होती है और ग्रुप बी के पद होते हैं, लेकिन ये लेवल 6 के होते हैं। और दोस्तों ज्यादातर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सब डिपार्टमेंट है और सब डिपार्टमेंट दोस्तों दिल्ली से बाहर होते हैं, उनमें जो ये असिस्टेंट होते हैं ये सब लेवल 6 के ही होते हैं अधिकतर। इसी प्रकार अगर आप बात करेंगे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की सीबीआईसी में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट कस्टम में दोस्तों ये भी आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भी लेवल 6 का ही पद होता है और ग्रुप बी में आता है। 18 से 30 वर्ष की इसकी दोस्तों वो होती है एज क्राइटेरिया। अगर आप बात करेंगे डिविजनल अकाउंटेंट की तो दोस्तों डिविजनल अकाउंटेंट काफी फेमस आपके डेजिग्नेशन है और ये कैग के अंदर आता है
और इसका एक बेनिफिट ये है कि आपके अपने शहर में भी इसकी वैकेंसी हो सकती है। तो ये पद अगर आप अपने घर के नजदीक चाहते हैं तो आप डिविजनल अकाउंटेंट को ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये लेवल 6 का होता है और इसका बेसिक पे होता है दोस्तों 35,400। दोस्तों बेसिक पे क्या है, ये तनख्वाह किस तरीके से बनती है, इसको मैंने एक अपनी शॉर्ट में कवर कराया हुआ है, लेकिन अब इसके ऊपर डिटेल एक वीडियो बनाएंगे, वहां पर आपको ये चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। यदि आप बात करेंगे सब इंस्पेक्टर की, तो ये एनआईए का हिस्सा है दोस्तों, और इसकी एज भी आपका 18-30 वर्ष का, और ये भी ग्रुप बी का हिस्सा है। इसी प्रकार सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स, अगर आप एमएचए की बात करेंगे, एमएचए में आता है नारकोटिक्स कंट्रोल ऑफ ब्यूरो, ये एमएचए का हिस्सा है, और ये भी आपको दोस्तों सब इंस्पेक्टर ग्रुप बी में आता है, और ये लेवल 6 का होता है। यदि आप बात करेंगे जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, तो दोस्तों जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर लेवल 6 का है, लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको इस पद को प्राप्त करने के लिए एक एक्स्ट्रा पेपर देना होता है। लेवल 6 होता है, ग्रुप बी होता है, लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि इसकी एज 2 वर्ष फालतू होती है। तो जिस बच्चे की एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के दौरान एज निकल चुकी है और 30 से ऊपर हो चुकी है, और आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपके लिए दोस्तों ये पद अभी भी बच रहा है, आप इसकी तैयारी अभी भी कर सकते हैं। बस इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप एक पेपर आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और मैथमेटिक्स का होता है, वो स्टैटिक्स का होता है बेसिकली, और ज्यादा टफ पेपर होता नहीं है, आप उसे आराम से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का हिस्सा है, ग्रुप बी का है, 18 से 30 वर्ष इसकी दोस्तों एज क्राइटेरिया है। ये ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट है दोस्तों, सीबीडीटी है, लेवल 6 ही होता है, आप एज देखेंगे तो 18 से 30 वर्ष है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप ये ग्रुप सी की बात करेंगे, तो ग्रुप सी में सबसे पहले ऑडिटर आते हैं दोनों, चाहे वो कैक का हो या सीजीडीए का हो। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऑडिटर के बारे में देना चाहता हूँ। यदि आपने सीजीडीए ऑप्ट करा है, तो सीजीडीए एक ऐसा पद है जिसमें दोस्तों एटेंडम पोस्टिंग दी जाती है, लेकिन कैग में ऑडिटर को आपके एलोकेशन होता है। यदि आपकी रैंक अच्छी है तो आपने जहां अपनी प्लेस पोस्ट करा है, ऑप्ट करा है, वहां पर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप सिलेक्शन के बाद जब आप ऑप्ट कर रहे हो, तो सीएजी में आप कोशिश कीजिए कि आप पोस्ट प्रेफरेंस में सीएजी को पहले रखें, सीजीडीए को बाद में रखें। अगर आप बात करेंगे ऑडिटर की, अदर मिनिस्ट्रीज में दोस्तों ऑडिटर है, ये सब ग्रुप सी की वैकेंसी है, लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसकी एज जो दोस्तों 27 पर जाकर खत्म हो जाती है। अर्थात यदि आप 27 को क्रॉस कर चुके हैं तो ऑडिटर पद आपके लिए नहीं रहा है। आप यदि 27 से ज्यादा है, 30 तक है, तो आप कोशिश कीजिए कि लेवल 7 में आपका नंबर आ जाए, और यदि आपकी एज 30 भी क्रॉस कर चुके हैं तो आप दोस्तों जीएसओ के लिए अभी भी एलिजिबल हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप कि इनमें से कोई ना कोई सा पद ले जाए, ताकि एज रहते आपको सिलेक्शन हो जाए। और यदि आप बात करेंगे लेवल 4 के पदों की, तो लेवल 4 में दोस्तों जो सीबीआईसी में आपके टीए होते हैं, टैक्स असिस्टेंट होता है, सीबीआईसी में हो या सीबीडीटी हो, ये लेवल 4 होता है, या यूडीसी जितने भी हैं सभी मिनिस्ट्रीज में या सब डिपार्टमेंट्स में जितने भी यूडीसी होते हैं लेवल 4 के होते हैं, या पोस्टल असिस्टेंट की बात करेंगे वो भी लेवल 4 का पद है। तो इसी प्रकार दोस्तों लेवल 4 में 25,500 बेसिक पे होता है। बेसिक पे है दोस्तों जो आपका मिनिमम तनख्वाह आपको मिलने वाली है, इसमें डीए भी जुड़ता है, टीपीटी भी जुड़ता है और एचआरए भी जुड़ता है। तो दोस्तों ये तो रही आपके डिपार्टमेंट्स की बात कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपको नौकरी मिलने वाली है यदि आप अच्छी तैयारी करते हैं। तो दोस्तों अगर बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, तो देखिए एसएससी में अगर एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, तो एसएससी में दोस्तों सिलेक्शन के लिए 2 पेपर होते हैं, एक तो होता है प्री एग्जाम, एक होता है मेन एग्जाम। दोस्तों प्री पेपर जो है क्वालिफाइंग पेपर है, अर्थात इसके नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं, ये क्वालिफाई करना है, और आपका सिलेक्शन जो होगा इसके आधार पर होगा, जितने ज्यादा आपके नंबर होंगे उतनी अच्छी आपकी रैंक होगी। प्री पेपर में दोस्तों अगर आप बात करेंगे 4 चीज होती है, एक तो होता है आपका मैथ्स, एक होता है रीजनिंग, एक होता है जीएस, और एक होती है इंग्लिश। ये 4 चीजें दोस्तों आपको पेपर में देखने को मिलने वाली हैं। और नॉर्मली जो अब तक ट्रेंड चल रहा है वो, यदि आपके 155 मार्क्स हैं आउट ऑफ 200 और आप किसी भी कैटेगरी से हैं, तो नॉर्मली ये देखा गया कि आपका सिलेक्शन प्री में हो जाएगा, अर्थात आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उसी के आधार पर दोस्तों आपकी थोड़ी सी मेरिट डाउन चली जाती है। जैसे यदि 200 में से अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 155 मार्क्स होते हैं। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो नॉर्मली प्री में ये देखा गया है कि अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी दोनों की मेरिट समान जा रही है। और यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो लगभग 10 नंबर नीचे चले जाते हैं, 145। और यदि आप एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप और 5 से 10 नंबर नीचे लगा लीजिए। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आप चाहे कोई सी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप कोशिश कीजिए कि आपका स्कोर 155 प्लस हो। दोस्तों इसके पीछे एक कारण क्या है
कि यदि आपने प्री दिया है और प्री में आपका मार्क्स बस इतने ही आए हैं कि जितनी कट ऑफ थी, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा। और यदि आपने प्री में ही 200 में से 170 प्लस स्कोर कर दिया, तो निश्चित रूप से मेरे दोस्तों आप जब मेंस के लिए तैयार होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस पहले से ही अच्छा होगा और मेंस में आपको पहले से एक बूस्ट मिलेगा और निश्चित रूप से आप मेंस में और बच्चों की तुलना में बेहतर स्कोर करने में आपकी संभावना ज्यादा होगी। तो दोस्तों ये प्री में, ये तो प्री की कट ऑफ की बात है। अगर आप बात करेंगे मेंस पेपर की, तो मेंस पेपर में दोस्तों पहले 2022 से पहले क्या होता था, मेंस पेपर में केवल 2 पेपर होते थे, एक मैथ्स का और एक इंग्लिश का। लेकिन अब इन्होंने क्या करा है 2022 और उसके बाद, एक तो दोस्तों सबसे पहले आप मैथ्स और रीजनिंग तो आपके बहुत ही होती है, मैथ्स और रीजनिंग। दोस्तों मेंस पेपर जो है, मेंस पेपर सेक्शन में बटा हुआ है। इसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक तो सेक्शन होता है फर्स्ट और एक होता है सेक्शन सेकंड, प्रत्येक दोस्तों, और एक सेक्शन थर्ड भी होता है। ये भी 1 घंटे का होता है और ये भी 1 घंटे का होता है, सेक्शन 2 भी। लेकिन यदि आप बात करेंगे सेक्शन 3 तो ये केवल 15 मिनट का होता है। सेक्शन 1 में दोस्तों 2 चीजें आती हैं। सेक्शन 1 में 2 चीजें क्या क्या होती है, एक होता है दोस्तों आपका मैथ्स का पोर्शन जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, एक होता है रीजनिंग का पोर्शन जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं और 1 घंटे का होता है। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का देखने को आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों आपका प्री में 100 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और अगर आप यहाँ पर मेंस की बात करेंगे सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 में 45 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन होते हैं जीएस के। और अगर इसकी बात करेंगे तो सिर्फ 15 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, सॉरी 20 क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर के। ये कंप्यूटर दोस्तों यहाँ पर क्वालिफाइंग है। अगर यहाँ पर आपने बटे के बटे नंबर भी हासिल कर लिए और आप कंप्यूटर में फेल हो गए तो आप यहाँ पर फेल माने जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप कंप्यूटर भी साथ पढ़ते रहें। तो बात करेंगे दोस्तों इस स्ट्रेटेजी की, हम पेपर को किस तरीके से, अपनी तैयारी को किस तरीके से बनाएं ताकि हम पेपर में सिलेक्शन के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच जाएं। और यदि नजदीक ना भी नहीं भी जा पा रहे तो हम कम से कम लेवल 4 की नौकरी जरूर ले पाए। तो चलिए दोस्तों एक बार हम देख लेते हैं, ये वो पोर्शन है जो मैंने आपको बताया है कि भाई आपको एक रीजनिंग का पोर्शन मिलेगा, एक जीएस का पोर्शन मिलेगा। रीजनिंग और जीएस के साथ साथ आपको मैथमेटिक्स का पोर्शन मिलेगा और इंग्लिश का पोर्शन मिलेगा। सभी में 25-25 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक पोर्शन दोस्तों 50-50 मार्क्स का होगा। और यदि आप बात करें टाइम की तो 1 घंटे का टाइम होगा। लेकिन यदि आप स्क्राइब के लिए एलिजिबल है तो आपको 20 मिनट दोस्तों एक्स्ट्रा मिलने वाली है इसमें। तो दोस्तों ये तो बात है प्री की। और यदि हम आगे पैटर्न की बात करें मेंस की, तो दोस्तों ये इसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस है। सिलेबस आप एक बार थोरोली पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसमें दिया गया है कि ये रीजनिंग का सिलेबस क्या होने वाला है, आप इन्हें एक बार दोस्तों देख लीजिएगा। और इसी प्रकार अगर आप बात करेंगे तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है दोस्तों। और यदि आप बात करेंगे जीएस का सिलेबस है, जीएस में दोस्तों इसको किस तरीके से कवर करेंगे मैं अभी बताने वाला हूं आप लोगों को। और दोस्तों ये है आपका मेंस का पोर्शन कि मेंस में दोस्तों जैसे मैंने बताया सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 2 होगा। ये दोस्तों ये भी 1 घंटे का होगा, ये भी 1 घंटे का, और इसमें जो होगा 15 मिनट एक्स्ट्रा होगी। 15 मिनट के लिए दोस्तों कंप्यूटर का पोर्शन होने वाला है। सेक्शन 1 में जैसे मैंने बताया आपको 30 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 का होगा, 3 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर 180 नंबर का दोस्तों होने वाला है। इसी प्रकार सेक्शन 2 में इंग्लिश में 45 क्वेश्चन होंगे, जीएस में 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। कुल मिलाकर 70 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है तो वो 210 नंबर के बैठते हैं। और यहाँ पर भी दोस्तों वही है सेम कि यहाँ पर 1 घंटा आपको इस पोर्शन के लिए मिलेगा, 1 घंटा आपको इस पोर्शन के लिए मिलेगा। और अगर आप बात करेंगे स्क्राइब की तो यहाँ पर एडिशनल टाइम उसी के आधार पर मिलता है, उसी रेशियो मिलता है जो आपको वहां पर मिला था प्री में। और दोस्तों सेक्शन 3 जो इसमें कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन होते हैं वो भी 3 नंबर का होता है और 15 मिनट आपको इसके लिए मिलते हैं। और दोस्तों इसकी बात आता है आपका इस पेपर के लगभग 2 घंटे बाद आपका दूसरा पेपर होता है, वो होता है दोस्तों आपका टाइपिंग का टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपको 15 मिनट का समय मिलता है और 15 मिनट में लगभग 2700 वर्ड्स आपको प्रेस करने होते हैं। तो दोस्तों ये ज्यादा कठिन काम नहीं होता, बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं दोस्तों, की डिप्रेशन होती है आपकी 2700 और 2700 नहीं 2000 सॉरी 2000 की डिप्रेशन होती है दोस्तों। अगर आप बात करेंगे इसकी डेस्ट वाले मॉड्यूल की तो 2000 की डिप्रेशन होती है और ये आपको दोस्तों 15 मिनट में करनी होती है। अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 27 वर्ड पर मिनट आता है आपका। और ये ज्यादा टफ नहीं है, यदि आपने 1 से 1.5 महीना लगातार प्रैक्टिस करी है तो भी आप इस चीज को क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं और कंप्यूटर में टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं करते, उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं लेकिन टाइपिंग की प्रैक्टिस वो कर नहीं पाते, फिर कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज्यादा पछताना होता है। तो कोशिश कीजिए आप जैसे ही आपका प्री हो जाए, प्री होते ही
आप 1 घंटा भी आप नहीं निकाले तो आधा घंटा कम से कम टाइपिंग के लिए जरूर निकाल लें। चलिए अगर हम ये देखते हैं दोस्तों एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या है, एग्जाम को हम किस तरीके से बीट करें। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि स्टूडेंट दो तरह के होते हैं भाई। स्टूडेंट दो तरह कौन से, एक तो है जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस्ड है, और दूसरा जो दोस्तों नौसिखिया नए हैं बिल्कुल, जिन्हें जो अभी भी मार्केट में आए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा नए बच्चे तैयारी कैसे करेंगे, और फिर एक्सपीरियंस को तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। तो जो नए बच्चे हैं दोस्तों, अभी 2 महीने का समय शेष है, 2 मंथ्स अभी दोस्तों बच रहे हैं आपके। इन 2 मंथ में जो नए बच्चे हैं वो किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, वो आपको इस बात को जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप 2 दिन लगभग आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। स्ट्रेटेजी आपको किस तरीके से बनानी है कि भाई मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पोर्शन ये है, इसका सिलेबस ये है, और सिलेबस जो है उसको मैं किस तरीके से बाइफरकेट करूंगा ताकि 2 महीने में मैं इसको कवर कर जाऊं। और एक पोर्शन आपका जीएस का और एक पोर्शन आपका इंग्लिश का है। तो दोस्तों इसमें मैं आपकी थोड़ी मदद करना चाहता हूं कि आप इसको किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप बात करूंगा रीजनिंग की। तो दोस्तों अगर आप बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग को आपको थोरोली पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप बस क्या करें, सुबह उठें, सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम करें कि आप एक रीजनिंग का पेपर लगाएं। रीजनिंग का पेपर भी कौन सा लगाएं, जो प्रीवियस पेपर है 2024 के जो प्री पेपर खुले थे, आप दोस्तों उन्हें लगाइए। 18 मिनट में दोस्तों आप जो भी जितने भी ऑनलाइन टेक्स्ट बुक, जैसे आपका टेक्स्ट बुक हुआ, अड्डा 247 हुआ, ये जितने भी दोस्तों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर ये प्रीवियस पेपर अवेलेबल है। और सेक्शन मॉड्यूल में आप जाएंगे, सेक्शनल मॉड्यूल में जाने के बाद आप रीजनिंग का पेपर सोल्व करेंगे। 18 मिनट का आपको समय देगा। आप कोशिश कीजिए कि 15 मिनट में उस पोर्शन को आप कर दें। 18 मिनट में दोस्तों आपको 25 क्वेश्चन करने होंगे, लेकिन आप जब पर डे करेंगे तो इन्हीं 25 क्वेश्चन करने में आपको 15 मिनट का समय लगेगा। आप कोशिश कीजिए कि एक पेपर रोज लगाएं। यदि आपने एक पेपर लगाने में पहले दिन 30 मिनट का समय लिया है तो आप उसका एनालिसिस कीजिए, और एनालिसिस करने में 40 से 50 मिनट का समय दीजिए। तो मेरे दोस्तों आप यदि इस काम को एक सप्ताह कर लेते हैं तो एक सप्ताह बाद ही आप देखेंगे कि पेपर को 30 मिनट से घटकर समय 20 मिनट आ जाएगा। हालांकि 18 मिनट का आपका ऑफिशियल टाइम होता है, तो कोशिश कीजिए कि आप ऑफिशियल टाइम में ही काम कर लें, लेकिन चूंकि आप शुरुआत करेंगे तो आप 18 मिनट में नहीं लगा पाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि आप पूरे पेपर को करें, चाहे वो समय बेशक ज्यादा ले ले। एक सप्ताह बाद आप देखेंगे आपका टाइम 30 मिनट से घटकर 20 मिनट रह जाएगा, और एक सप्ताह बाद यही टाइम 20 मिनट से घटकर लगभग आपका 18 मिनट रह जाएगा। और यदि आप 2 सप्ताह और देंगे तो यही टाइम घटकर दोस्तों 18 से 15 या 16 पर आ जाएगा, और यही आपका टारगेट है। तो ये जर्नी आपकी लगभग 4 से 5 सप्ताह की होने वाली है। 4 से 5 सप्ताह में रीजनिंग का टाइम घटकर 15 मिनट आ जाएगा, और आप निश्चित रूप से दोस्तों 23 से 24 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। और यदि आपने इसी में 2 सप्ताह और दे दिए तो आप ये 23 से 24 क्वेश्चन की जगह 24 से 25 होना शुरू हो जाएंगे, और 24 से 25 क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा स्कोर है। तो आप कोशिश कीजिए कि रीजनिंग को आप डेली कीजिए, सुबह उठिए, एक पेपर लगाइए। किताब पढ़ने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप दोस्तों शुरुआत में ही जैसे 2 सप्ताह पेपर लगाएंगे, 2 सप्ताह में ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक लूज चल रहे हैं। जो टॉपिक आपके लूज हैं आप कोशिश कीजिए कि उनको बुक से या अपने किसी मेंटर से पढ़ लें, या आप कमेंट बॉक्स में हमें भेज सकते हैं दोस्तों, हम उन टॉपिक्स को आपको कवर करा देंगे। तो दोस्तों ये तो रही आपकी रीजनिंग को कवर करने की बात। यदि आप बात करेंगे मैथमेटिक्स की, तो दोस्तों मैं आपको मैथमेटिक्स के लिए एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाह रहे हैं और 2 महीने में खत्म करना चाह रहे हैं, तो और यदि आपने मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ा तो कोशिश कीजिए कि मैथ्स को आप 2 भागों में बांट दीजिए। 2 भागों में बांटेंगे किस तरीके से, एक तो अर्थमेटिक वाला पोर्शन और एक एडवांस वाला पोर्शन। अगर आप अर्थमेटिक की बात करेंगे दोस्तों और एक एडवांस की बात करेंगे, तो अर्थमेटिक में दोस्तों आपको क्या करना है, अर्थमेटिक को भी 2 भागों में बांट देना। एक तो रेशियो वाला पोर्शन आ गया आपका एक तरफ, और एक परसेंटेज वाला आ गया एक तरफ। और एक एडवांस में दोस्तों आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो आप वेरी फर्स्ट डे से रेशियो वाला पोर्शन भी एक साथ चलाइए और परसेंटेज वाला पोर्शन भी एक साथ चलाइए। और चलाएंगे भी किस तरीके से, आप दोस्तों यदि आपने कभी तैयारी नहीं करी तो आप कोशिश कीजिए यूट्यूब पर कोई भी टीचर को फॉलो कीजिए, किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। हम इस सीरीज आपकी मदद के लिए दोस्तों मैं भी आपको एक सीरीज लेकर आने वाला हूं, जिसमें आप लोगों को दोस्तों अर्थमेटिक के लिए और एडवांस दोनों के लिए प्रीवियस पेपर दोस्तों 2024 के कराने वाले हैं।
साथ के साथ एडवांस की सीरीज हमारी चली रही है, और उसके साथ साथ एडवांस को दोस्तों टॉपिक वाइज हम पढ़ाना शुरू करेंगे, और इसके साथ साथ अर्थमेटिक को भी टॉपिक वाइज पढ़ाना शुरू करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो आने वाले 2 सप्ताह 2 महीने हैं आपका प्री से पहले सारे टॉपिक्स हम कवर करा दें। तो दोस्तों आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, और यदि हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहते, आप पहले से किसी टीचर के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप उन्हीं टीचर पर रिलाई कीजिए और कहीं और मत जाइए, उन्हीं से पढ़िए। रेशियो आप पढ़िए और उधर परसेंटेज पढ़िए, और इधर एडवांस की सीरीज भी आप दोस्तों पढ़ते रहिए। तो आप देखेंगे कि आप रेशियो के टॉपिक यदि 2 दिन में भी एक टॉपिक कवर करेंगे, तो रेशियो के दोस्तों चुनिंदा टॉपिक है, जैसे एक रेशियो प्रपोर्शन है, एक पार्टनरशिप है, एक यदि आप बात करेंगे तो मिश्र समानुपात है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड टंकी है, और आपका टाइम एंड डिस्टेंस, और एक एवरेज है। तो मुश्किल से दोस्तों 10 टॉपिक हैं। 10 टॉपिक को कवर करने में आपको लगभग 20 दिन का समय लगेगा। यदि 20 दिन के साथ साथ आपने इस पैरेलल आपकी परसेंटेज भी चलने वाली है। परसेंटेज में दोस्तों 4 टॉपिक होते हैं, एक परसेंटेज, एक प्रॉफिट एंड लॉस, और एक सिंपल इंटरेस्ट, और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। आप इन 4 टॉपिकों को दोस्तों मैं कहूंगा आप 15 दिन लीजिए, 20 दिन यहाँ पर और 15 दिन यहाँ पर, ये साथ साथ चल रहे, तो 20 दिन में आपका अर्थमेटिक का बहुत बड़ा पोर्शन खत्म हो चुका। फिर इसके बाद आप ले लीजिए नंबर सिस्टम को, और नंबर सिस्टम को दोस्तों आप 7 दिन पढ़िए। नंबर सिस्टम में भी दोस्तों 4 से 5 टॉपिक होते हैं, जैसे एक नंबर सिस्टम होता है, एक सिंप्लीफिकेशन होता है, एक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, और एक एलसीएम एचसीएफ है, एक सूट्स भी है लेकिन वो सिंप्लीफिकेशन में आ जाता है, बाकी सब। तो आप वहां पर 4 टॉपिक को लगभग 7 से 10 दिन में कवर कर सकते हैं। ये टॉपिक दोस्तों आपको इनके बाद कवर करने हैं, तो आपको एक मंथ में, विद इन 1 मंथ आप अर्थमेटिक अपना पूरा कर चुके होंगे, और एडवांस भी दोस्तों 1 ही महीना लगेगा आपको पूरा करने में। और 1 महीना दोस्तों, आने वाले 1 महीने में आपने जो ये किया है आप उसका रिवीजन कीजिए। दोस्तों बच्चे सबसे पहले जब बड़ी गलती क्या करते हैं, बच्चे YouTube से पढ़ना शुरू करते हैं, जो टीचर पढ़ाता है, और बच्चे आप हाथ बांध के ऐसे बैठ जाते हैं, और उसके बाद वो देख रहे हैं कि टीचर नृत्य कर रहा है और हम उसको जज करेंगे। आप कोशिश कीजिए कि हाथ बांध कर ना बैठे। अगर टीचर क्वेश्चन कराए तो टीचर के क्वेश्चन करने से पहले आप नोटबुक में खुद क्वेश्चन सोल्व कीजिए, और मैं तो ये कहूंगा एक नोटबुक बनाइए, ताकि आप एक अच्छा सा नोट्स तैयार कर सकें, ताकि जब आपका पेपर आए तो पेपर आने से 1 सप्ताह पहले आप अपना नोट्स उठाएं और आपको रिवीजन करने में मदद मिले। क्योंकि यदि आपने केवल YouTube से पढ़ाया और नोट्स नहीं बनाया, तो मेरे दोस्तों आप निश्चित रूप से जब पेपर का समय आएगा तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वीडियोस को आप कितनी भी स्पीड में चला लीजिए आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप रिवीजन के दौरान आप अपने नोट्स को बनाएं, और नोट्स भी हैंडमेड। बच्चे किसी टीचर का खरीद लेते हैं दोस्तों, मेहनत वही काम आती है जो अपने हाथ से की जाती है। तो कोशिश कीजिए कि आप मेहनत करें, अच्छी करें। देखिए एक छोटे से डायलॉग के साथ मैं आपको इन चीजों को समझाना चाहूंगा कि जब चले हो मंजिल पाने के लिए तो निगाहें मंजिल पर होनी चाहिए, मंजिलों की राह में मुसीबतें भी भरपूर होनी चाहिए, और अगर आए हो संसार में दिग्गजों से लड़ने के लिए तो तुम्हारी नसों में खून भी फौलाद का होना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि सारी चीज अपने आप हाथ से तैयार करें, ताकि जिस दिन आप सफल हो तो अपनी सफलता की कहानी आप बताते हुए आपके रोंगटे खड़े हो जाए और सुनने वाले खड़े होकर तालियां बजाएं। तो कोशिश कीजिए कि आप कोई भी काम ऐसा ना करें, कोई भी लूप होल ऐसा ना छोड़ें कि आपको दोबारा तैयारी करनी पड़े। एक बार तैयारी करें, बिंदास तैयारी करें, ताकि आपको आपकी मनचाही पोस्ट मनचाही जगह मिल जाए। तो दोस्तों आपकी मनचाही पोस्ट मनचाही जगह बना मिलाने के लिए, देने के लिए हम प्रयासरत हैं, और कोशिश करेंगे कि आप जैसा चाहें, आपको एग्जाम में जिस तरीके से मदद मिले उस तरीके से हम आपको पढ़ाएं, ताकि आपका सिलेक्शन अच्छा हो और बेहतर तरीके से हो। तो दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 1 महीने में आपने कवर कर लिया, 1 महीना और लगेगा, आप इसको निश्चित रूप से दोस्तों रिवाइज कर पाएंगे। और रिवीजन अगर आपने 2 बार कर लिया तो आपके मैथमेटिक्स में 25 से में से 23 से 24 क्वेश्चन दोस्तों कहीं नहीं गए, तो निश्चित रूप से आप इसे भी कवर कर पाएंगे। और यदि आप बात करेंगे दोस्तों, ये तो रहा आपका मैथ्स और रीजनिंग का, यदि आप बात करेंगे इंग्लिश की, तो दोस्तों इंग्लिश के लिए मैं क्या बताऊंगा आपको। देखिए इंग्लिश के लिए अगर आपने इंग्लिश, जैसे मैंने बताया कि मैं फ्रेशर स्टूडेंट को बता रहा हूं, तो इंग्लिश के लिए आप क्या करें, आप YouTube पर दोस्तों बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने मोस्ट 100 रूल्स या मोस्ट 200 रूल्स डाल रखे हैं। तो आप किसी भी एक व्यक्ति को फॉलो कर सकते हैं, एक टीचर को फॉलो कर सकते हैं। और ज्यादातर टीचर्स ने दोस्तों जो ऐसे प्रीवियस हैं, जो एरर डिडक्शन है या आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पोर्शन है या क्लोज टेस्ट है, उससे संबंधित 200 रूल में सभी को खत्म कर रखा है। तो आप कोशिश कीजिए वो जो मोस्ट 200 रूल्स हैं उनको आप पहले पढ़ लें, और उनको पढ़ते हुए उनका एक नोट्स बना लें, ताकि पेपर आने तक उस नोट्स को आप कम से कम 6 बार कवर कर लें। तो निश्चित रूप से आप दोस्तों अगर आपने वो 200 मोस्ट रिपीटेड रूल्स पढ़ लिए, तो आपको दोस्तों ग्रामर उन्हीं
200 रूल से खत्म हो जाएगी। और आप इसके साथ साथ दोस्तों मैं ये कहूंगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छा बनाने के लिए आप न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाह रहे तो आप दोस्तों छोटे छोटे आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। यदि आप आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल आप कहां से उठाएंगे, जो दोस्तों डेली सोर्स आते हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, जो बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो बेसिक एडिटोरियल का पेज डाल देते हैं या 2 या 3 न्यूज डाल देते हैं। यदि आपने 2-3 न्यूज भी पढ़ी है तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू होगा। और विश्वास कीजिए 2 महीने में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतना अच्छा हो चुका होगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ही परिणाम होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से दोस्तों आप PQRS अच्छे से कर पाएंगे, जिसे आप पैराजम्बल्स बोलते हैं। अगर आपने 2 महीने लगातार पढ़े तो दोस्तों निश्चित रूप से आप एक क्वेश्चन भी PQRS का गलत नहीं करेंगे। आप क्लोज टेस्ट दोस्तों लगभग पूरा सोल्व कर पाएंगे। और इसके साथ साथ आपने जो पैसेज आते हैं दोस्तों, पैसेज को भी पूरे मार्क्स आप ले पाएंगे, बशर्ते कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से कवर हो। जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ें तो दोस्तों आप वर्ड्स को एक नोटपैड में उतार लें। यदि आपने द हिंदू न्यूज़पेपर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है और आपने 2 महीने पढ़ा है दोस्तों, 2 महीने में आपने प्रत्येक दिन लगभग 30 वर्ड लिखे हैं, और 30 वर्ड लिखने के बाद मतलब है कि आपने 60 दिन में 1800 वर्ड्स लिखे हैं। तो उन्हीं 1800 वर्ड से दोस्तों आपका एंटोनियम भी देखने को मिलेगा, सिनोनिम भी देखने को मिलेगा, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देखने को मिलेगा। इवन आपको कोई भी दूसरी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि आप अपना नोट पैड ही याद करते रहे, उसको रोज रिवाइज करें। जैसे ही आज आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है तो उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से जितने भी वर्ड आपने लिखे हैं आप न्यूज़पेपर बंद करने के बाद उन्हीं वर्ड्स को पढ़िए। और जब आप नेक्स्ट डे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने वाले हो तो उससे पहले जो आपने एक दिन पहले जितने वर्ड्स नोट डाउन करे पहले आप उन्हें पढ़िए, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़िए। जितने भी अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हुए आपने वर्ड्स इकट्ठे करे हैं उनको, और एक दिन पहले जो आपने इकट्ठे करे थे उन दोनों को एक बार रिवीजन कीजिए। सेम प्रोसीजर को आप नेक्स्ट डे के लिए फॉलो कीजिए। आप विश्वास कीजिए वो जो 1800 वर्ड्स होंगे आप उन्हें इतनी जल्दी अच्छे से याद कर पाएंगे कि पेपर में चाहे वर्ड मीनिंग आए या एरर आए या उनका एंटोनिम आए, सिनोनिम आए, प्रत्येक को आप आराम से कवर कर पाएंगे। तो दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश के न्यूज़पेपर के लिए सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंग्लिश का पेपर आप समझ गए होंगे। द हिंदू एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो आपको इंग्लिश के पेपर में बहुत ज्यादा मार्क्स दिला सकता है। तो दोस्तों आपको ये इसी बेस पर काम करना है। निश्चित रूप से आप इंग्लिश को अगर ऐसे करेंगे तो आपके 23 से 24 क्वेश्चन दोस्तों कहीं नहीं जाएंगे 25 में से। तो आप सोचिए यदि हम मिनिमम स्कोर 23 भी ले लें तीनों पोर्शन में तो 23 या 69 क्वेश्चन दोस्तों आपके हो चुके हैं 75 क्वेश्चन से। और 69 क्वेश्चन का मतलब है 138 मार्क्स होने। 138 मार्क्स तब होंगे जब आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी दोस्तों। और अब बात करते हैं हम जीएस की। तो दोस्तों देखिए जीएस के लिए आप क्या करेंगे, मैं ये कहूंगा कि भाई जीएस के लिए अगर आप बात करेंगे जीएस के लिए तो जीएस के लिए आप कोशिश कीजिए, यदि आपने कभी जीएस नहीं पढ़ी है तो आप मेरे दोस्तों बहुत तेजी के साथ 15-15 दिन का समय ले। मैं तो ये कहूंगा 15-15 दिन का समय ना लेकर 12-12 दिन का समय लीजिए। यदि आप 12-12 दिन का समय लेंगे तो 48 दिन का समय बैठेगा। शुरुआत के 12 दिन में आप दोस्तों ज्योग्राफी को पूरा कर दीजिए। और ज्योग्राफी यदि आप खुद पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में समय ज्यादा लगेगा। तो कोशिश कीजिए, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं जो फ्री पढ़ाते हैं, और यदि आप किसी का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं तो आप कोर्स परचेज कर लीजिए दोस्तों। और निश्चित रूप से वो ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। और ज्योग्राफी पढ़ने के लिए वो टीचर दोस्तों लगभग 40 दिन में उन्होंने ज्योग्राफी कवर कराई होगी, फिर एक दिन एक वीडियो डालते हैं। तो आप 40 दिन में कवर न करके आप सोचिए कि मैं इसको 12 दिन में कैसे कवर करने वाला हूं। आप 3 वीडियोस का कंटेंट एक नोटबुक में लिखिए दोस्तों। कंटेंट को नोटबुक में लिखना इसलिए अनिवार्य है ताकि पेपर से एक सप्ताह पहले आप अपने चारों पोर्शन का रिवीजन बहुत अच्छे से करके जाएं। यदि आपने 12 दिन में ज्योग्राफी खत्म कर दी, ज्योग्राफी के साथ आप इंडियन पॉलिटी खत्म कीजिए। इंडियन पॉलिटी दोस्तों पॉलिटी खत्म करने में भी आपको लगभग 12 दिन का समय लगेगा। और इकोनॉमिक्स तो दोस्तों आप 7 दिन में खत्म कर सकते हो जो एग्जाम ओरिएंटेड है। और अगर आप इसकी बात करेंगे हिस्ट्री की तो दोस्तों हिस्ट्री में 3 पोर्शन है। तो आप कोशिश कीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री को आप ज्यादा पढ़ें। मॉडर्न हिस्ट्री को दोस्तों आप 5 दिन का समय दें। और मिडाइवल हिस्ट्री को कोशिश कीजिए कि आप 4 दिन का समय दें। और जो आपकी एंसेंट हिस्ट्री है उसे दोस्तों आप 3 दिन का समय दें। इस 5, 4 और 3 यानी कि टोटल 12 दिन में आप जितनी हिस्ट्री कवर कर सकते हैं उतनी कवर कीजिए। बहुत सारे टीचर्स हैं दोस्तों जिन्होंने एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले इनका निचोड़ डाला हुआ है। तो आप कोशिश कीजिए कि निचोड़ का ही आप एक नोट्स बना लें और आप ये लगभग 48 दिन में ये चारों चीजों को कवर कर लेंगे। और 12 दिन जो बचेंगे आपके एग्जाम के,
अब उन 12 दिन में आप इन चारों पोर्शन को दोस्तों पर डे रिवाइज कीजिए और कोशिश कीजिए कि इन 12 दिन में आप कम से कम 2 बार रिवाइज कर लें। और साथ के साथ इन 12 दिन में रिवीजन के साथ साथ आप करंट अफेयर को भी रिवाइज करते रहें। करंट अफेयर किसी भी एक टीचर से पढ़ना शुरू कीजिए, किसी भी एक टीचर से, जितना वो पढ़ा दे दोस्तों। लगभग मेरा मानना यह है कि आप पिछले लास्ट 6 मंथ की अगर कवर करेंगे तो अगर आपने कवर करे और क्वेश्चन आपके 8 आ गए हैं, 8 में से आप 4 क्वेश्चन निश्चित रूप से लगाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों 12 क्वेश्चन अगर आपने लगा दिए, वो निश्चित रूप से आप लगा पाएंगे यदि आपने ये पोर्शन को कवर करा है। तो 12 क्वेश्चन यहाँ और 4 क्वेश्चन यहाँ, तो आप दोस्तों 16 क्वेश्चन करने में सक्षम होंगे। तो आप सोचिए हमने 69 क्वेश्चन वहां कर दिए थे और 16 क्वेश्चन यहाँ हो गए, तो 85 क्वेश्चन आपने हिट कर दिए। और 85 क्वेश्चन में यदि आपके 5 क्वेश्चन गलत भी हो गए तो मेरे दोस्तों आपका स्कोर 155 प्लस होगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत अच्छा स्कोर है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये तो बात रही दोस्तों न्यू स्टूडेंट्स की। न्यू स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग ये स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। और यदि आपकी ये स्ट्रेटेजी समझ में आई है तो आप निश्चित रूप से मेरे दोस्तों इसको फॉलो करेंगे और इस पैटर्न पर चलने के बाद आपको पता लगेगा कि भाई आपने क्या खोया है और क्या पाया है। अब बात कर लेते हैं जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं वो इसको 2 महीने में किस तरीके से कवर कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक आपको अपना एक तजुर्बा ये आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों जो पहले विद्यार्थी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहली चीज है कि दोस्तों आप सेक्शनल पर सबसे ज्यादा समय देंगे। क्योंकि आप एक्सपीरियंस स्टूडेंट हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पहले से नोट्स बना रखा होगा प्रत्येक चीज का। तो आप सबसे पहले बात करेंगे जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट है दोस्तों, उनको जीएस सबसे ज्यादा दर्द करती है। तो उसके दर्द के लिए समाधान के लिए मैं एक चीज आपके सामने लेकर आया हूं। आप जीएस का मॉक उठाइए, केवल सेक्शनल मॉक, और वो भी प्रीवियस पेपर। आप मॉक न लगाएं, प्रीवियस लगाएं। 2024 से शुरू करें। 2024 में अगर आप प्री की बात करेंगे तो मुझे लगता है 30 से 35 मॉक खुले थे दोस्तों। तो आप प्रत्येक का एक पोर्शन का जीएस उठाइए। यदि आपने पहले पेपर के 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करा और मतलब मान लीजिए कि पॉलिटी का क्वेश्चन आया, हमने माना कि पॉलिटी का एक क्वेश्चन आ गया कि भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल से आया है। आर्टिकल में लिखा हुआ आ गया 261 कैपिटल 1, 267 कैपिटल 1, 356, 365। अब दोस्तों मैं कंफ्यूज हूं कि भाई मुझे पता है कि ये इमरजेंसी के, ये तो इमरजेंसी संबंधित है मेरे, लेकिन इन दोनों में से एक है। तो मैंने नोट्स बनाया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं यूनियन और स्टेट्स का जो रिलेशन है, फाइनेंशियल रिलेशन, उसको अपनी नोटबुक में खोलूंगा मैंने कहाँ लिख रखा है, और वहां पर स्टेट्स और यूनियन का जो रिलेशन है दोस्तों फाइनेंशियल के आधार पर उससे रिलेटेड सारे आर्टिकल पढ़ दूंगा। और मुझे उनको पढ़ने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगने वाले हैं। तो मेरा यूनियन एंड स्टेट रिलेशन खत्म हो जाएगा दोस्तों 5 से 6 मिनट में, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये है। और सपोज करो मैंने सेकंड क्वेश्चन देगा, सेकंड क्वेश्चन दोस्तों ज्योग्राफी का आ गया। ज्योग्राफी में कि हमारे भारत को कितने रूप में डिवाइड करा गया है भौगोलिक आधार पर। तो मैंने ऑलरेडी इसका नोट्स बनाया हुआ है, मैं देखूंगा कि 5 तरीके से डिवाइड कर रखा है, कौन कौन से तरीके से डिवाइड कर रखा है मैं उन्हें पढ़ लूंगा, उनकी 2-2, 3-3 विशेषताएं पढ़ लूंगा। 5 मिनट का समय लगेगा दोस्तों। तो इसी प्रकार मैं 25 के 25 क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगा, और एनालिसिस करने से पहले मैं खुद मॉक लगाऊंगा। मेरा सपोज करो 25 में से 7 क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूं, तो 7 क्वेश्चन के बाद जो बाकी बचे हुए 18 क्वेश्चन है, इन 18 क्वेश्चन को दोस्तों अपने नोट्स के आधार पर इसी तरीके से रिवाइज करूंगा। यदि आपने मेरे दोस्तों इस स्ट्रेटेजी के साथ 7 मॉक लगा लिए तो आप पाएंगे कि आपका स्कोर 7 क्वेश्चन से बढ़कर 15 क्वेश्चन हो चुका होगा 7 दिन के अंदर ही। तो आप यदि इस स्ट्रेटेजी के साथ चलते हैं तो आप दोस्तों कंफर्म आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएंगे। और यदि आपने 2 महीने में 60 मॉक लगा दिए तो आप 25 में से 20 प्लस स्कोर कर पाएंगे मेरे दोस्तों। तो आप कोशिश कीजिए कि आप एक जो भी आप स्ट्रेटेजी फॉलो करें उसको शुरुआत करें, और जब तक पेपर ना हो जब तक उसका साथ ना छोड़ें। तो इसी प्रकार दोस्तों आप इंग्लिश का कर सकते हैं, इसी प्रकार मैथ्स का कर सकते हैं, और इसी प्रकार रीजनिंग का कर सकते हैं। और रीजनिंग तो दोस्तों आप सुबह उठें, सबसे पहले कुछ ना करें, रीजनिंग का एक मॉक लगाएं, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स के नंबर फ्री के नंबर होते हैं। और दोस्तों आप जोन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रोंग है उस पर समय कम दें, जोन सा वीक है उस पर समय ज्यादा दें। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपके साथ एग्जाम में बैठकर एक थोड़ी सी स्ट्रेटेजी को आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं। आप पेपर में बच्चे क्या करते हैं, पेपर पूरा कर पाएंगे लेकिन समय नहीं रह पाता उनके पास। तो उसके लिए मैं एक चीज आपके सामने पेश करना चाहूंगा, आप उसके लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों मैं जानता हूं 60 मिनट का समय होता है, 60 मिनट के समय में 4 चीज मुझे कवर करनी है। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं
15 मिनट मैथ्स के लिए अलॉट कर दूंगा, इसी प्रकार 15 मिनट में रीजनिंग के लिए अलॉट कर दूंगा, और दोस्तों मैं 10 मिनट इंग्लिश के लिए अलॉट करूंगा और 7 मिनट अलॉट करूंगा जीएस के लिए। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो 15 15 30 10 40 और 7 47 मिनट का समय निकल गया। अब ये 47 का मिनट का समय यदि मैं एग्जाम में फॉलो करूंगा तो मैं इसको फॉलो नहीं कर पाऊंगा। तो मैं एग्जाम से पहले जब अपने घर मॉक लगाऊंगा दोस्तों, साप्ताहिक मॉक लगाऊं या पर डे मॉक लगाऊं या थर्ड डे मॉक लगाऊं, अल्टरनेट डेज पर लगाऊं, तो जब मैं मॉक लगाऊंगा तो मॉक का टाइम मैं इस तरीके से डिवाइड करूंगा कि 15 मिनट मुझे मैथ करना है, 15 मिनट में मैथ करूंगा, चाहे 15 मिनट में मुझसे क्वेश्चन 10 ही अटेम्प्ट हो। दोस्तों यदि 15 मिनट में आपने मैथ करा और आप मान लो 12 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, तो आप 15 मिनट में 12 क्वेश्चन तब अटेम्प्ट करेंगे जब आप लगभग लगभग 20 क्वेश्चन देख लेंगे। मैं मान के चल रहा हूं कि 15 मिनट आपने मैथ करा, 15 मिनट में आपने 20 क्वेश्चन फेस करे, उन 20 क्वेश्चन में से आपके 8 क्वेश्चन दोस्तों आपने सोल्व नहीं कर पाए, केवल 12 क्वेश्चन सोल्व कर पाए। अब 8 क्वेश्चन आपने देखे हैं, आपके दिमाग में चलते रहेंगे भी वो 8 क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए। आप 15 मिनट का टाइम पूरा हो गया और आप रीजनिंग के पोर्शन पर चले गए, रीजनिंग के पोर्शन पर आप पहुंच चुके हैं, लेकिन आपका दिमाग यहाँ रीजनिंग भी कर रहा है और साथ के साथ मैथ के 8 क्वेश्चन रहेंगे जो हम पे नहीं हुए हैं। अब सोचो रीजनिंग करते हुए हमारे दिमाग में मैथ्स का वो क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट क्लिक कर गया जिसके कारण एक क्वेश्चन नहीं हो पा रहा था, तो आप निश्चित रूप से उस क्वेश्चन को दोस्तों कर पाएंगे। इसी प्रकार जब 15 मिनट में रीजनिंग करेंगे, मान लो 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए, तो आपको पता लग गया भाई 30 मिनट हमारी लैप्स हो चुकी हैं और 20 क्वेश्चन यार 12 क्वेश्चन यार, तो 32 क्वेश्चन में कर पा रहा हूं, लेकिन अब मैं 10 मिनट में रीजनिंग कर दूंगा और सॉरी इंग्लिश कर दूंगा और 7 मिनट में जीएस कर दूंगा, मेरे पास 13 मिनट का समय है। इन 13 मिनट में सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि भाई मैथ में मेरे से कौन कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं और रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं। मैं अपने माइंड से दोस्तों जब इसकी प्रैक्टिस करूंगा, इस टाइम को भी डिस्ट्रीब्यूट अपने घर ही करके जाऊंगा और मॉक भी इसी आधार पर लगाऊंगा। तो मेरे दोस्तों पहले तो ये आप विश्वास कीजिए कि आप 15 मिनट में ही 25 क्वेश्चन को रीड करने की आदत बना चुके होंगे पेपर आने से पहले ही, और 15 मिनट में ही आप 20 प्लस क्वेश्चन कर चुके होंगे। जब आपका पेपर आएगा उस टाइम तक कि आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो चुकी होगी यदि आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करा तो। और जब आप 13 मिनट का समय पेपर में छोड़ेंगे तो उन 13 मिनट में आपके पास 6 से 8 क्वेश्चन होंगे जो आपको करने होंगे, और इन 6 से 8 क्वेश्चन में भी आपको इंग्लिश और जीएस को करते हुए ये पता लग जाएगा भी मैथ का वो क्वेश्चन मेरा छूटा हुआ और वो उस कॉन्सेप्ट की वजह से छूटा हुआ अब दिमाग में मेरे आ चुका है, मैं इसे अब दोबारा हिट कर सकता हूं। तो दोस्तों आप पेपर में बैठकर, उस पेपर में बैठने के लिए आप सबसे पहले अपने घर प्रैक्टिस कीजिए, मॉक लगाइए और मॉक को में भी टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आप जब इस पैटर्न को रोज फॉलो करेंगे तो आपके दोस्तों ये 15 मिनट में 25 के 25 क्वेश्चन आप हिट करना शुरू कर देंगे और मैथमेटिक्स में आप 20 से प्लस क्वेश्चन हिट करना शुरू कर देंगे, और बची हुई जो आपकी ये 13 मिनट है, इन 13 मिनट में से केवल 5 मिनट में आप बचा हुआ पोर्शन कर देंगे और पेपर में 10 मिनट का समय दोस्तों निश्चित रूप से आप बचा लेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको हमारी बताई हुई स्ट्रेटेजी से कुछ तो मदद जरूर मिलने वाली है। दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि आप अपना कर्म अच्छे से करें। देखिए किसी इंसान ने कहा है कि अभी तो सफर का इरादा करा है, उड़ान अभी बाकी है, नापिए मुट्ठी पर जमी सारा आसमां बाकी है। कोशिश कीजिए आप ये सोचकर कि भाई तैयारी करनी शुरू करिए और इन 2 महीने में अपने आप को इतना बेहतर बनाना है कि पेपर बहुत अच्छा जाए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये स्ट्रेटेजी से कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलने वाली है, और जो आपके टॉपिक्स कमजोर हैं आपको टॉपिक्स को और बेहतर बनाने के लिए दोस्तों हम सीरीज शुरू करने वाले हैं, ताकि एसएससी सीजन में आप जोन सा पद चाहें वो आपको दोस्तों मिल जाए, जहां चाहे वहां मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।